हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एप्लीकेशन बाय अक्यूज टू सरेंडर इन कोर्ट। ठीक है, तो जब अक्यूज सरेंडर की एप्लीकेशन जो कोर्ट में कैसे फाइल करेगा उसकी ड्राफ्टिंग हम आज समझेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको ड्राफ्टिंग सीखनी है या प्रैक्टिकल नुआंसेस जानने हैं कि एक्चुअल में कौन सी स्टेज पर क्या होता है कोर्ट में। उन सब चीज़ों के लिए हमने ये नई सीरीज स्टार्ट करी है अपने चैनल पर, जिसमें हम सारे ड्राफ्ट्स को कवर करेंगे। उन ड्राफ्ट्स के पहले लीगल प्रोविजन समझाऊंगा आपको इस तरह कि वो एक्चुअल में कैसे अप्लाई होता है, और फिर वो ड्राफ्ट में कंटेंट क्या होता है वो हम ऐसे एक्चुअल में फिल करके समझेंगे कि कैसे एक ड्राफ्ट या एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाती है। पिटिशन हो गई, एप्लीकेशन फॉर सरेंडर हो गई, बेल एप्लीकेशन हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम कोर्ट में लगाते हैं उन हर एक ड्राफ्ट को और उसके पहले उस ड्राफ्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसको समझेंगे। उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को हम ड्राफ्ट के जरिए समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अभी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर हमको सरेंडर की एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी है कि मतलब देखो, कहानी शुरू होती है कि दो पार्टी होती है केस में, एक कंप्लेनेंट होता है और एक अक्यूज्ड होता है। कंप्लेनेंट वो जिसने कंप्लेन करी है, या तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी है हमारे यहाँ पर, या तो पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेन करी है, या फिर उसने कोर्ट में कंप्लेन करी है। अब इन दो में से कोई जगह या तो मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट जाएगा या पुलिस स्टेशन में जाएगा, और किसके अगेंस्ट जाएगा? अक्यूज के अगेंस्ट जाएगा। अब अक्यूज के अगेंस्ट जब वो जाएगा तो वो बोलेगा कि इसने अक्यूज ने मेरी चोरी करी है मेरे घर में आके, या अक्यूज ने XYZ ऑफेंस किया है, और वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेगा पुलिस स्टेशन में या तो कोर्ट में। जैसे ही मैटर पहुंचेगा तो उसके बाद कोर्ट में जब मैटर आएगा तो कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा कि उसको समन इशू करेगा। हम ये इसलिए समझना चाह रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमको ये क्लियर हो जाए कि एप्लीकेशन फॉर सरेंडर कब फाइल करनी होती है, क्यों फाइल करनी होती है, ये उसका बैकग्राउंड है जो आपको जानना जरूरी है। तो उसके बाद कोर्ट समन इशू करेगा अक्यूज को कि आप अपीयर हो जाओ, और सेक्शन 63 से लेकर 72 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग वो समन इशू कर देगा। उसके बाद अगर समन इशू करने के बाद भी वो अपीयर नहीं हो रहा है तो फिर कोर्ट वारंट इशू करेगा। अब एज पर सेक्शन 90, ठीक है, सेक्शन 90 बोलता है कि कोर्ट कैन इशू वारंट आइदर इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन, या तो समन के साथ या समन के या तो समन की जगह पर वारंट इशू हो सकता है। अगर समन से कंप्लाई नहीं किया, अक्यूज ने नहीं अपीयर हो रहा है, तो फिर वारंट इशू होगा। अब वारंट इशू हो गया तो पुलिस ऑफिसर जाएंगे उसके घर पे सर्च करेंगे, ठीक है, उसको मतलब वारंट इशू हुआ है तो उसको अरेस्ट करके लाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं मिला, वहाँ पर भी वो घर पे भी नहीं मिला, तो उस केस में फिर क्या होगा? प्रोक्लेमेशन इशू होगा। एज पर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोक्लेमेशन इशू हुआ। कोर्ट लास्ट और एक ऑप्शन देगा कि आपके अगेंस्ट समन भी इशू हो गया है, वारंट भी इशू हो गया और आप अपीयर नहीं हो रहे हो। अब आपको 30 डेज या एक स्पेसिफाइड पीरियड का टाइम दिया जाएगा, 30 डेज या उससे कम, कि आप अपीयर हो। इस पीरियड में अगर आप अपीयर नहीं होते हो तो एज पर सेक्शन 84 ऑफ BNSS यू विल बी डिक्लेयर्ड एज भगौड़ा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आप मतलब अक्यूज हमारे केस में ऐसा है कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर हो गया, क्योंकि वो आया ही नहीं, उसके बाद भी नहीं आया वो, ठीक है, प्रोक्लेमेशन के पीरियड में भी नहीं आया। अब उसके बाद अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो डिक्लेयर हो गया तो फिर उस केस में क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर सरेंडर एंड बेल अप्लाई होगी। अब वो अगर ऐसा कोई अक्यूज अपने पास आता है एडवोकेट के पास कि अब मुझे बेल चाहिए और मेरे अगेंस्ट समन भी इशू हो गया था, मैं तब भी सो रहा था, वारंट इशू हो गया, मैं तब भी सो रहा था, प्रोक्लेमेशन इशू हो गया, मैं तब भी नहीं आया, तो अब मेरे को रिलीज करा दो, अब बेल चाहिए। अब एडवोकेट इस केस में सबसे पहला जो स्टेप उठाएगा वो होगा एप्लीकेशन फॉर सरेंडर, कि सरेंडर एंड बेल, कि हमारा जो क्लाइंट है वो एक XYZ सर्कमस्टेंसेस शो करेगा उस एप्लीकेशन में कि हॉस्पिटलाइज था या आउट ऑफ स्टेशन था, इन कारणों से उसको कोई नोटिस नहीं था कि उसके अगेंस्ट ऐसे समन, वारंट या प्रोक्लेमेशन इशू हो रहे हैं, और इसीलिए वो चाहता है कि वो अब सरेंडर करना चाहता है और ही इज एक्सपेक्टिंग अ बेल। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फाइल करोगे ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज। तो अब ये एडवोकेट फाइल करेगा। अब आ जाते हैं उसके फॉर्मेट पे कि एक्चुअल में एप्लीकेशन फाइल कैसे होगी। देखो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको बस अभी जो हमने समझाना वही इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है, इस ड्राफ्ट के अंदर। एप्लीकेशन बाय एन अक्यूज टू सरेंडर इन द कोर्ट। सबसे पहले बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट कौन से कोर्ट में हो रहा है? तो कोर्ट ऑफ सेशन रहेगा ज़्यादातर केसेस में, तो आप कोर्ट ऑफ सेशन और उसका वो पूरा नाम लिख दोगे। फिर ट्रांसफर एप्लीकेशन नंबर, अगर एप्लीकेशन ट्रांसफर होकर किसी कोर्ट से दूसरे कोर्ट में आई है तो उसका एप्लीकेशन नंबर लिखोगे। कौन से सेक्शन में अपराध हुआ है तो BNS और BNSS के सेक्शंस यहाँ पर मेंशन करोगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो बता दोगे। फिर कंप्लेनेंट का नाम दोगे आप यहाँ पर, ठीक है, कंप्लेनेंट का नाम दोगे, उसके फादर का नाम, रेसिडेंस ऑफ पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट, वर्सेस अक्यूज का नाम सन ऑफ रेसिडेंट ऑफ पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट। ये डिटेल्स आप भर दोगे, ये बेसिक है। इसके बाद अब एप्लीकेशन का फॉर्मेट शुरू हो जाता है कि टू द ऑनरेबल जज ऑफ अपोजिट कोर्ट द हम्बल एप्लीकेंट मोस्ट हम्बली शोवेथ एज अंडर। अब यहाँ पर हम्बल एप्लीकेंट कौन है? यहाँ पर कंप्लेनेंट है क्या? द आंसर इज नो। एप्लीकेंट कौन होगा यहाँ पर? हमारा अक्यूज्ड है, क्योंकि
हमको हम एप्लीकेशन फॉर सरेंडर फाइल कर रहे हैं ना, हमको बेल चाहिए, तो इसलिए अक्यूज के बिहाफ पे एडवोकेट फाइल कर रहा है, तो अक्यूज यहाँ पर एप्लीकेंट अक्यूज है। अब सबसे पहला पॉइंट, द एप्लीकेंट इज द अक्यूज नंबर। अब बहुत सारे अगर अक्यूज हैं उस केस में, तो आप कौन से अक्यूज हो, अक्यूज नंबर बताओ। इन द अफोरसेड केस अगेंस्ट whom a warrant of arrest has been issued by the honorable court at the instance of complainant on, तो कंप्लेनेंट ने जब कंप्लेंट फाइल करी थी तो उसके इंस्टेंस पे कोर्ट ने जो वारंट ऑफ अरेस्ट जिस दिन इशू किया था, वो वारंट ऑफ अरेस्ट की डेट आप इसमें मेंशन करोगे, यहाँ पर आप मेंशन करोगे डेट, ठीक है। फिर इसके बाद अब डेट आपने मेंशन कर दी सपोज, ठीक है, तो इसके बाद आपको फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, दैट द अफोरसेड वारंट हैज नॉट येट बीन एग्जीक्यूटेड। आपको ये मेंशन करना है कि जो अफोरसेड वारंट है दिस हैज नॉट येट बीन एग्जीक्यूटेड। ये क्योंकि वो वारंट एग्जीक्यूट कहाँ हो पाया था, जब वो वारंट एग्जीक्यूट करने आए थे तो ये तो घर पे था ही नहीं एक्यूज, तो ये आप मेंशन करोगे फैक्ट। अभी से फैक्चुअल बेसिस चल रहे हैं, उसके बाद हम रीजनिंग देंगे कि हम क्यों हमारे अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। थर्ड है कि दैट द एप्लीकेंट सबमिट्स दैट द नोटिस ऑफ द अफोरसेड केस वर नेवर सर्व्ड अपॉन द एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट बोल रहा है कि जो ऊपर वाले केसेस, ऊपर ये जो धाराएं उसके ऊपर लगी हैं, उसके नोटिस उसको कभी सर्व ही नहीं हुए, क्योंकि अब वो रीज़न क्या है, तो वो फोर्थ पॉइंट में बताया गया कि द एप्लीकेंट हैज़ बीन आउट ऑफ स्टेशन। यहाँ पर आप आउट ऑफ स्टेशन लिख सकते हो, हॉस्पिटलाइज लिख सकते हो, या अब्रॉड लिख सकते हो, आउट ऑफ कंट्री लिख सकते हो, सिंस बिफोर द फाइलिंग ऑफ द प्रेजेंट कंप्लेंट केस, एंड एज सच द क्वेश्चन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अपॉन द एप्लीकेंट डज नॉट अराइज। सर्विस ऑफ नोटिस का क्वेश्चन इसलिए अराइज नहीं होता क्योंकि जो हमारा यहाँ पर अक्यूज्ड है, ही वाज आउट ऑफ स्टेशन, द एप्लीकेंट वाज आउट ऑफ स्टेशन, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सर्विस ऑफ नोटिस का अप्लाई नहीं होता। ये जो फोर्थ पैरा है, दिस इंक्लूड्स द रीजनिंग, दिस इंक्लूड्स द रीजन वाई वी आर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर सरेंडर, कि हम हमारे अगेंस्ट क्यों वारंट जो इशू हुआ था उसको हम सर्व नहीं कर पाए। वो सर्विस ऑफ नोटिस का क्वेश्चन इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारा जो कारण होगा वो इसमें मेंशन करना है। फिफ्थ पैरा में आओगे, दैट द कंप्लेनेंट हैड मेलाफाइड रिप्रेजेंटेड दैट द एप्लीकेंट वाज एब्सकॉन्डिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन। ये आप मेंशन कर दोगे कि भाई जो कंप्लेनेंट है उसका मेलाफाइड इंटेंशन है, वो मेलाफाइड तरीके से कोर्ट में ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम भाग रहे हैं, हम नहीं एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, हमको तो जेन्युइन रीजंस के कारण पता नहीं था कि हमारे अगेंस्ट ऐसा समन वारंट इशू हुआ है। ये आप मेंशन करोगे फिफ्थ पैरा में, इसका मतलब ये। सिक्स्थ पैरा बोलता है दैट द एप्लीकेंट सरेंडर्स हिमसेल्फ इन द कोर्ट टुडे, और वो आप मेंशन करोगे कि हाँ एप्लीकेंट आज सरेंडर कर रहा है कोर्ट में। और सेवंथ में आप बताओगे दैट द एप्लीकेंट इज अ रिस्पेक्टेबल, अब आप उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बताओगे, तो ही इज अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन एंड हैज नो इंटेंशन टू एब्सकॉन्ड, रेदर द एप्लीकेंट शैल कंटेस्ट द अफोरसेड केस टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। वो केस लड़ने के लिए तैयार है, वो भागेगा नहीं, एंड ही इज अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन, ये आप मेंशन करोगे। और फिर फाइनली आप अब क्योंकि सरेंडर भी कर रहे हो और आप रिस्पेक्टेबल सिटीजन हो, तो अब आप फाइनली एप्लीकेंट इज रेडी टू फर्निश द बेल टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट, तो इसलिए वो लास्ट में फिर प्रे करेगा। प्रेयर में वो मेंशन करेगा कि इट इज देयरफॉर मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू कैंसल द वारंट ऑफ अरेस्ट। सबसे उसकी पहली प्रेयर होगी टू कैंसल द वारंट ऑफ अरेस्ट, और दूसरा होगा एंड ऑल्सो बी प्लीज टू एनलार्ज द एप्लीकेंट ऑन बेल। ठीक है, ये दो प्रेयर के मुख्य अंश होंगे, ये दो पॉइंट्स आपको मेन प्रेयर में लिखने हैं। सबसे पहला कि दैट द वारंट ऑफ अरेस्ट, जो आपने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया था, जो इन जेन्युइन रीजंस के कारण एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, उसको आप कैंसिल कर दो, ताकि हम भगोड़ा नहीं डिक्लेयर हो पाएंगे ना। वारंट ऑफ अरेस्ट कैंसिल हो जाएगा तो वी वोंट बी डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और फिर उसके बाद जब हम नॉर्मल पर्सन एज ए नॉर्मल अक्यूज, हमको ट्रायल हमारा होगा, तो फिर उसके बाद हमको ग्रांट कर दो बेल। ठीक है, तो इस तरह से, और फिर यहाँ पर आप फाइनली लास्ट में डेट दे दोगे, कौन सी डेट में आपने एप्लीकेशन फाइल करी है, और यहाँ पर आप अपना एप्लीकेंट और जो भी एडवोकेट होगा अक्यूज का, वो सिग्नेचर कर देगा, उसकी सील लग जाएगी। इस तरह से ये एप्लीकेशन आप कोर्ट में सबमिट करोगे। बहुत बेसिक सिंपल एप्लीकेशन है, बट कुछ जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो यही है कि कौन सी स्टेज पे ये एप्लीकेशन फाइल होती है और कौन कौन से प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं, वो समझना जरूरी है। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है, देन आपको बहुत लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि मुझे ये पता चले कि इस पर व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं इसी तरह की ड्राफ्टिंग से रिलेटेड वीडियोस और ज़्यादा बनाऊंगा। और आपके और एडवोकेसी के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स में ड्राफ्टिंग इन्वॉल्व होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करके और एक एक डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट कवर करूँगा। गुड बाय, थैंक यू।